राजन इकबाल और वैज्ञानिक का अपहरण। ये कवर चित्र है दोस्तों। राजन इकबाल का इरादा था कि आज खूब मौज मस्ती उड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। धत्तरी की सत्यानाश! आदमी का चीखना और टेलीफोन की घंटी का बजना दोनों एक समान है, और इसका मतलब हमारी यात्रा में विघ्न पड़ेगा। मैं इन छुट छुट दकियानुसी बातों को नहीं मानता। बड़े बड़े अपराधी जब स्टेनगनों की गोलियों की बौछार करते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। भला किसी आदमी की चीख और हमारा क्या बिगड़ेगा। जैसे ही राजन ने रिसीवर कान से लगाया, दूसरी ओर से इंस्पेक्टर बलबीर की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, कौन? राजन, मैं इंस्पेक्टर बलबीर बोल रहा हूँ। पता नोट करो, माल रोड, कोठी नंबर 16। वहाँ एक दुर्घटना घटी है, तुम दोनों जल्दी पहुँचो। देखो, जो मैंने कहा था वही हुआ ना। हमें फौरन हिमाल रोड पर पहुंचना है, आओ। दोनों तुरंत हिमाल रोड की ओर रवाना हो गए। सीधी वह घटना स्थल पर जा पहुंचे। कोठी के गेट पर खड़े पुलिसमैन ने उन्हें पहचानते हुए उन्हें दोनों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। कोठी के अंदर एक कमरे में गलियारे में दोनों चाकोरों नौकर चाकरों की भीड़ खड़ी थी। राजन इकबाल उसी कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे में बिछे बेड पर एक सुंदर युवती की लाश पड़ी थी। उन्हें गोली कनपट्टी पर लगी थी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वाले तथा फोटोग्राफर अपने काम में व्यस्त इंस्पेक्टर बलबीर के निर्देश दे रहे थे। राजन इकबाल उन्हें मौन अभिवादन किया और पास आ खड़े हुए। क्या यह सिर्फ हत्या का मामला है या कुछ और भी? यह हत्या और अपहरण का मामला है। यह कोठी विश्व वैज्ञानिक डॉक्टर कुलकर्णी की है, और नवयुक्ति उसकी सेक्रेटरी थी जिसकी अपहरणकर्ता हत्या कर गए। अपहरण डॉक्टर कुलकर्णी का हुआ है। एक बहुत वशिष्ठ आविष्कार कर रहे थे। क्या उनका अपहरण उसके आविष्कार के कारण हुआ? शायद। नौकरों के बयान से पता चला है अब से लगभग 1.5 घंटे पहले यहाँ 4 शस्त्र व्यक्ति आए। उन्होंने नौकरों को गलियारे में इकट्ठा करके के बाद डॉक्टर कुलकर्णी को बेहोशी की दवा सुंघा दी और फिर उनकी गठरी बनाकर ले चले, मगर जाते जाते उनकी सेक्रेटरी सपना को गोली मार गई। संभव वह सपना के रास्ते हत्यारे को पहचान लिया, इसलिए अपहरणकर्ताओं ने उसे कत्ल कर दिया। क्या अपहरणकर्ता को कोई डिमांड मांग लेटर भी छोड़ा है? नहीं, आशा है उनकी ओर से कोई डिमांड जरूर आएगी। ठीक है, नौकरों से बात करते हैं, शायद उनमें से किसी ने अपहरणकर्ता को पहचानता हो। नहीं, अपहरणकर्ताओं को पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सब नकाब पहने थे। फिर तो हम नौकर से मिलकर पूरे घटनाक्रम का विस्तृत जानना चाहते हैं। दोनों बाहर आकर नौकरों की पूछताछ करने लगे। क्या तुम्हें में से किसी अपहरणकर्ता को कोठी में दाखिल होते देखा? इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले दरबान की ओर देखा तो वह बोला, नहीं, वह कोठी के मुख्य द्वार से नहीं आई। वे कोठी के भीतरी हिस्से में गोली चलने की आवाज़ सुनकर जब मैं अंदर आ गया तो गलियारे में कोई नकाबपोशों ने सर पर स्टेनगनें तनी हुई थी। यह देखते ही मुझे अपनी बंदूकों को कवर कर लिया। तो क्या वह कोठी के पिछले द्वार से आए थे? हम नहीं जानते। हम दोनों किचन में नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक दो नकाबपोश बंदूक की नोक पर हमें गलियारे में ले आए। इसी प्रकार अन्य नौकरों ने बताया। वे इस समय कोठी के अंदर कार्य में व्यस्त थे, तभी नकाबपोश आए और उन्हें बंदूक की नोक पर गलियारे में इकट्ठा कर दिया। लेकिन उनके वापस जाते हुए तुम लोगों ने देखा होगा। हाँ, उन्हें वापस जाते हम लोग सब ने देखा। वह कोठी के पिछले द्वार से आए थे। उनमें से दो नकाबपोश डॉक्टर कुलकर्णी को उठाया हुआ था, जिससे हाथ पैर मुंह बंधा हुआ था। वह हमें वह रास्ता बताओ जिससे रास्ते से गुजर कर वह कोठी के पिछले गेट तक पहुंची। एक नौकर उन्हें पूरा रास्ता बता दिया जिससे नकाबपोश गुजरे थे। नकाब फिर नौकर वापस कोठी के अंदर भेज दिया। दोनों सर्वप्रथम सबसे पिछले गेट की तरफ निकले। नौकर बताते हैं कि सारे नकाबपोश
एक बंद स्टेशन वैन में सवार होकर भागे थे, जबकि पहले ही वहां खड़ी थी और पिछला गेट खुला था। इसका मतलब उन्हें किसी मददगार ने अंदर यह दरवाजा खोला होगा, और उनका यह मददगार निश्चित रूप से कोठी वालों में से कोई होना चाहिए। इस बात की को भी चेक करना होगा। तभी इकबाल की नजर चमकती हुई वस्तु पड़ी। यह क्या है? चमकती हुई वस्तु चांदी की बनी लगभग 1.5 इंच मोटी एक कील थी। दांत कुरेदने वाली कील। हाँ, वही है। आओ पूछताछ करते हैं, शायद कोई जानता हो ऐसी कील से दांत कुरेदने की आदत किसे है। लेकिन कोठी में यह बात कोई नहीं बता सका। नहीं, यहाँ किसी को दांत कुरेदने की आदत नहीं है। तो यह निश्चित ही कील अपहरणकर्ताओं में से किसी की होगी, बेशक। अच्छा है, यह बताओ पिछले गेट की चाबी किसके पास थी? उन्हीं मेम साहब के पास रहती है, वह जालिम हत्या कर गई। फिर इंस्पेक्टर बलबीर ने बताया, चाबी सपना के पास से ही बरामद हुई है, जो इस बात का प्रमाण है अपहरणकर्ताओं के लिए कम से कम सपना ने पिछला गेट नहीं खोला था। संभव है अपहरणकर्ताओं ने किसी प्रकार उस चाबी की डुप्लीकेट तैयार कर ली हो, जिससे द्वारा कोठी के रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने निर्धारित समय पर अपहरणकर्ताओं के लिए पिछला दरवाजा खोल दिया हो। कोई मिस्टर सरकार साहब आए हैं, वह खुद को वकील बता रहे हैं, उन्हें यहाँ पहुँचना दो। वह डॉक्टर कुलकर्णी के कानूनी सलाहकार है, उनके प्रमुख सहायक भी। कुछ देर बाद वह सिपाही एक अधेड़ा व्यक्ति को अंदर लेकर पहुंच गया। मुझे शायद आप ही ने इस हादसे की सूचना दी थी। हाँ, आपके बारे में नौकरों से पता चला। क्या अपहरणकर्ताओं की ओर से मांग आई है? नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। लेकिन आप कुलकर्णी साहब के निकट व्यक्ति हो, क्या आप बता सकते हो कि अपहरणकर्ताओं पीछे अपहरणकर्ता का क्या उद्देश्य हो सकता है? शायद उनका आविष्कार जिसे वे आजकल कार्य कर रहे थे। क्या वह कोई विशेष आविष्कार थे? जी हाँ, लेकिन कुलकर्णी साहब के आदेश है कि उनके आविष्कार के बारे में किसी को तक भनक तक नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए यदि अपहरणकर्ताओं ने उनकी रिहाई के बदले उनकी आविष्कार की मांग की तो बहुत आश्चर्य की बात होगी। वकील के इस जवाब में बिलबर राधन आश्चर्य से चकित कर दिया। और मेरे अतिरिक्त सिर्फ सपना उस आविष्कार के बारे में मालूम था। क्या सपना स्थायी रूप से यहीं रहती थी? जी हाँ, कुलकर्णी साहब ने शादी तो की नहीं, इसलिए घर तथा अपनी देखभाल के लिए एक स्त्री की जरूरत थी। 2 वर्ष पहले सपना उन्हें मिली थी। कुलकर्णी साहब सपना से धीरे धीरे सलीन व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे कोठी में रख लिया। सपना के घर परिवार वाले, उनके मित्र इत्यादि तो यहाँ आते होंगे, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी नहीं, सपना का सगा संबंधी कोई नहीं था, और यदि कोई भी सपना से कभी अपना जिक्र नहीं किया और न ही कभी उससे मिलने आया। यहाँ आया था तो एक बुद्धिमान और व्यवहार कुशल लड़की थी। कुलकर्णी साहब का कोई दुश्मन अथवा कोई प्रतिनिधि तो हो? नहीं, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। कुलकर्णी साहब वकील, उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी हासिल नहीं हो सकी। फिलहाल तो हमें आज पूरा दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। संभव अपहरणकर्ता कुलकर्णी साहब को रिहा करने के बदले कोई मांग करे। वह जो भी मांग करेंगे उनकी स्थिति काफ़ी स्पष्ट हो जाएगी। सपना का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, और मिस्टर सरकार भी कोई खास जानकारी दिए बिना चले गए। अब बताइए अंकल, अब क्या किया जाए? हमें एक बार फिर नौकरों से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन इस बार सब नौकरों को एक साथ नहीं, बल्कि उनसे एक एक को बारी बारी से अलग अलग पूछताछ करेंगे। ठीक है, पूछताछ से निमट कर पुलिस स्टेशन में मुझसे आकर मिलो। सपना मैडम जिसकी हत्या हुई है, हम उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। उनका स्वभाव कैसा था? कुलकर्णी साहब वकील साहब के साथ संबंध कैसे थे? क्या कभी कोई उनसे मिलने? जी नहीं, सपना मैम साहब को कभी कोई मिलने यहाँ नहीं आया, और स्वभाव में तो वह बहुत ही अच्छी थी। वह सब नौकरों से ऐसा व्यवहार करती थी मानो सब घर के ही सदस्य हो।
सपना मैम साहब डॉक्टर साहब का ऐसा ख्याल रखती थी मानो कोई अन्य बच्चे हों। डॉक्टर साहब भी उनकी बात कभी नहीं टालते थे। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है सपना मैम साहब डॉक्टर साहब से अच्छा व्यक्ति सपना मैम ने डॉक्टर साहब ने इच्छा व्यक्त की वह बगीचे में एक बड़ा सा फुहारा बनवा दे, जिससे डॉक्टर साहब ने तुरंत ही स्वीकृति दे दी और 10-12 दिन में फुहारा बनकर तैयार हो गया। अच्छा वकील साहब कुलकर्णी साहब की मौजूदगी में अधिक आते थे या उनकी गैर मौजूदगी में? डॉक्टर साहब की मौजूदगी में अधिक आते थे। उसने नौकर से पूछताछ करने के बाद राजन ने बारी बारी अन्य नौकरों को बुलाया। उन सब से वही वही बताया जो पहले नौकर ने बताया था। यहाँ से आगे बढ़ने का फिलहाल कोई सूत्र हमारे हाथ नहीं लगा सिवाय दांत कुरेदने वाली चांदी की कील के। मेरे ख्याल से यहाँ सभी नौकर फिलहाल छुट्टी कर दी जाए और यहाँ पुलिस का पहरा लगा देना चाहिए और नौकरों को छुट्टी देकर तथा अगले आदेश तक अपने सर्वंटों सर्वंट क्वार्टरों में रहने की आज्ञा देकर तथा कोठी में पुलिस के 4 सशस्त्र जवान तैनात करके राजन इकबाल इंस्पेक्टर बलबीर से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। पुलिस स्टेशन में राजन इकबाल ने नौकरों से प्राप्त जानकारी से इंस्पेक्टर बलबीर को दी। इंस्पेक्टर बलबीर ने उन्हें बताया अपहरणकर्ताओं ने किसी माध्यम से अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया, लेकिन हमें आज पूरा दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह कभी भी कुलकर्णी साहब की रिहाई की कोई शर्त रख सकते हैं। इस दौरान तुम उन सभी बैंक लॉकरों में जाकर कुलकर्णी के खाते चेक करो लो, उनके कोई खास जानकारी हासिल हो जाए। ठीक है, मैं बैंक के नाम पते हमें उन नौकरों से मालूम हो ही गए हैं जिनके हाथों में यदा का डॉक्टर अपने चेक कैश कराते थे। और फिर बैंक की ओर ऐसे पूरे 4 बैंक थे जिसे कुलकर्णी के खाते थे। राजन इकबाल ने चारों बैंक गए और चारों बैंकों में उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। आखिरी बार रकम निकाली गई वह कितनी थी? आज से 15 दिन पहले कुलकर्णी के खाते में अपनी सारी रकम निकाल ली, सिर्फ 9 रुपये छोड़े। तभी हम उनका खाता बंद न करें। 26 लाख रुपये। ओह! फिर वे वापस पुलिस स्टेशन की ओर। बैंकों से प्राप्त वह महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें इंस्पेक्टर बलबीर को दी। अंकल, आज से 15 दिन पहले चारों बैंकों में एक ही तारीख में सारा पैसा निकाल लिया गया। वह पैसा कुल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपये बनता है। शायद इसे बारे में डॉक्टर कुलकर्णी वकील मिस्टर सरकार कुछ बता सके। फिर एडवोकेट मिस्टर सरकार के पास। जी हाँ, दरअसल वह जो आविष्कार कर रहे थे उसी के संबंध में उसे सारा सामान उन्हें फ्रांस से मंगाना था। क्या आप बता सकते हैं कि वह सारा पैसा डॉक्टर कुलकर्णी ने क्यों निकाला? तो वह सारा पैसा अब कहाँ है? डॉक्टर कुलकर्णी सारा पैसा फ्रांस भेज चुका है। यानी कि खरीदे यह रसीद के बारे में कुलकर्णी साहब आपको भी कोई जानकारी नहीं दी? दरअसल मैंने इस बारे में कुलकर्णी साहब से कानूनी रूप से सलाह दी थी कि वह इस प्रकार कोई गैर कानूनी खरीद न करें, क्योंकि कुलकर्णी साहब ने अपने आविष्कार का भूत सवार था जिसकी कामयाबी का पूरे संसार में उसका नाम होने वाला था, बल्कि अरबों रुपये हासिल होने वाला था। और उन्हें विश्वास था कि आविष्कार कामयाबी देश की सरकार उसका मुनाफा गुना माफ कर देगी जब गैर कानूनी खरीद को कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि आवश्यक हो गया है कि आप हमें कुलकर्णी साहब के उस गुप्त आविष्कार के बारे में बता दें। ठीक है, आप आज आप का दिन और निकाल लें। कल यदि कुलकर्णी साहब के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती तो उनके आविष्कार के बारे में बता दूंगा। ठीक है, हम कल इसी समय आपसे मुलाकात करने आएंगे। इसके बाद राजन इकबाल मिस्टर सरकार से विदा लेकर ऑफिस से बाहर आ गए। मिस्टर सरकार हमें सिर्फ आविष्कार के बारे में नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं।
उस पर नज़र रखनी चाहिए। और फिर ऑफिस की बिल्डिंग के सामने एक सरसरी गली में दोनों जम गए। मेरा ख्याल है डिनर के लिए ऑफिस से बाहर अवश्य निकलेगा। लेकिन लगभग 2 घंटे की प्रतीक्षा के बाद वकील की सूरत नजर आई। वह आ गया और मिस्टर सरकार पार्किंग में अपनी कार में सवार हुआ। राधा कॉल उसके पीछे लग गई। यह अपने घर की ओर तो नहीं जा रहा। उसने अपनी कार भारी रिंग रोड पर डाल दी, शायद शहर से बाहर जा रहा है। लगभग आधे घंटे बाद मिस्टर सरकार की कार बिरान इलाके में मौजूद एक पुराने खंडर मकान पर रुकी। कार रुकते ही व्यक्ति मिस्टर सरकार का स्वागत में बाहर आया। मिस्टर सरकार ने उस व्यक्ति के साथ मकान के अंदर चला गया। आओ हम भी चलें उस मकान में। हाँ, यह देखना चाहिए कि वह मकान में क्या करने आया है। दोनों उस मकान में प्रविष्ट हुए। सिर दिखकर कमरे में हो रही वार्तालाप की आवाज़ें कानों में पड़ी। वह जासूस लड़के बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, आप हुक्म दें तो ठिकाने लगा दूं उन्हें। वह दोनों सावधानीपूर्वक अंदर हो रहे वार्तालाप सुनने लगे। यह तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। उम्मीद नहीं यह ब्रेस्टर इतना गहरा खेल खेल रहा है। कुछ देर बाद दोनों जिस प्रकार दबे पांव मकान में घुसे थे उसी प्रकार बाहर निकल आए और फिर तूफानी वेग से वापस शहर की ओर। इकबाल ने डॉक्टर कुलकर्णी की कोठी पर मोटरसाइकिल रोकी और लगभग आधे घंटे में 10 मजदूर बगीचे में उस फुहारे को तोड़कर वहां खुदाई कर रहे थे जहां फुहारा सपना की इच्छा पर डॉक्टर कुलकर्णी ने बनाया था। और कुछ ही देर बाद खुदाई में एक ताबूत बरामद हुआ जिसकी तीखी गंध का भटका उठ रहा था। तभी बलबीर अपनी जीप में वहां और फिर ताबूत को ला। यह तो कुलकर्णी साहब का शव है जो आज से 12 दिन पहले यहाँ दफनाया था। लाश? यह प्राण नकली हुआ है और जो व्यक्ति का हुआ है जो यहाँ कुलकर्णी के मेकअप में रह रहा था। क्या? नहीं, यह सच है और सब कुछ ही देर में आपको मालूम हो जाएगा। अब आप बताइए अंकल, शिकार कब तक आ रहा है यहाँ? पुलिस स्टेशन से रवाना होते समय मैंने फ़ोन पर कहा था जल्दी यहाँ पहुँचे, इसलिए आता ही होगा। और कुछ देर बाद मिस्टर सरकार की कार कोठी के प्रांगण में रुकी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र टूटे हुए फुहारे पर पड़ी वह जहाँ का तहाँ खड़ा रहा। अरे नहीं, गड़बड़। वह फुर्ती से वहां पर अपनी कार की तरफ झपटा। लेकिन अब आप नहीं जा सकते। आपकी पोल खुल चुकी है। अब कुलकर्णी की लाश भी बरामद हो चुकी है जो शायद उस समय आपके कॉलर में निकल कर गिर पड़ी, जो आपके आदमी द्वारा अपहरण करके ले गए थे। क्या डॉक्टर कुलकर्णी बने हुए थे? और फिर कमरे में यह तो चांदी की बिल्कुल वैसी ही कील है जैसे हमें सुबह मिली थी। और फिर राजन इकबाल इस बात पुराने मकान में सुनी उसकी बातें बता डाली। वह टूट गया। लेकिन कुलकर्णी की हत्या मैंने नहीं की, सपना ने उसे विष दिया था। मैंने तो सिर्फ ताबूत में उसे गड्ढे में दफना दिया था जो फुहारा बनाने के लिए यहाँ खुदवाया गया था। सपना ने ही यहाँ आया था। सपना को मैं ही यहाँ लाया था और मैं और सपना डॉक्टर कुलकर्णी की दौलत हथियाने की योजना बना रहे थे। तभी यह सुनहरा अवसर मिला। हमें खेल हम हमने खेल खत्म कर दिया। लेकिन कुलकर्णी के मेकअप में यहाँ रहा ताकि कुलकर्णी गायब हो जाने की बात न फैले। और आज उसका अपहरण करवा के मैंने सोचा था कुछ दिन में पुलिस छानबीन करके शांत हो जाएगी। बिल्कुल यही बयान उस मकान मेरे से गिरफ्तार किए तुम्हारे उस आदमी ने दिया है जो नकाबपोश अपहरणकर्ता बनकर यहाँ आए थे। समाप्त दोस्तों।